एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत डिटेल में स्टडी किया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप, फीचर्स और इंपॉर्टेंस ये हमने बहुत अच्छी से देखा है। मैंने आपको एक्रोनिम्स दिए थे ताकि आपको याद रह सके सारे फीचर्स क्या है। आई होप आपने वो लेक्चर्स देख लिए हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द आई बटन अबव। प्लीज गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। बच्चों, चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का जो है वो आपका बेस है पूरे इकोनॉमिक्स का, ठीक है। जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो वो एग्जैक्टली क्या है वो चैप्टर 1 में आपको बताया है। सो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दो पार्ट में आपका इकोनॉमिक्स यहाँ पे डिवाइड होता है। सो प्लीज एंश्योर दैट ये जो बेस है ना ये आप बहुत अच्छी से क्लियर कर लो। एग्जैक्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ये आपको तभी समझेगा जब आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी से समझेंगे। मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ वेरी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है बच्चों। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी से समझ रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। आज के इस लेक्चर से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे बच्चों। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में से ही बच्चों मैं पढ़ा रही हूँ। व्हेनेवर आई एम टीचिंग यू, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बोला था, आपको आपके साथ एक पेन, पेंसिल या हाइलाइटर लेके बैठना है एंड यू हैव टू हैव योर 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक विथ यू, ओके। और जैसे जैसे मैं बताऊंगी आपको मार्किंग्स करने हैं सो दैट यू रिमेंबर जब भी आप पढ़ रहे हो नेक्स्ट टाइम या फिर आप एग्जाम के पहले पढ़ रहे हो बोर्ड एग्जाम के वक्त, सो इट विल बी इजी फॉर यू अगर अभी से आपके टेक्स्ट बुक में मार्किंग्स होंगे। सो प्लीज एंश्योर दैट एज एंड व्हेन आई टेल यू आप बराबर से मार्क करोगे, ओके। तो एंड व्हेन आई एम टीचिंग, अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू वांट टू रिमेंबर दिस, यू कैन जॉट दैट डाउन, ओके। अगर आप टेक्स्ट बुक में अलग अलग जगह पे लिख भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे मार्किंग्स होने चाहिए। इट इज अ साइन दैट यू आर स्टडिंग, ऑलराइट। सो आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 4 आप ओपन कर लीजिए। वहां पे देखो मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है बच्चों? जैसे हमने माइक्रो में देखा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, राइट। हमने देखा था सब कुछ इंडिविजुअल, राइट। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल गुड्स का प्राइसिंग, इंडिविजुअल फैक्टर्स का प्राइसिंग, ये सब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा। अब मैक्रो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पूरे एग्रीगेट का स्टडी है। तो यहां पे वर्ड्स हम यूज करेंगे बहुत बार, दैट इज एग्रीगेट या फिर टोटल, या इसे हम ऐसे भी बोलेंगे नेशनल, ओके। ये वर्ड्स आपके बहुत बार यहाँ पे यूज होने वाले हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। व्हेनेवर इंडिविजुअल वर्ड इज देयर, इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स है। व्हेनेवर एग्रीगेट्स, टोटल्स वर्ड आता है, इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब जैसे पिछले लेक्चर में हमने पिज्जा वाला एग्जांपल लिया था बच्चों, ये जो पिज्जा है, इस पिज्जा की जब आप एक स्लाइस को स्टडी करते हो, सिर्फ एक स्लाइस की स्टडी, दैट बिकम्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब आप एंटायर पिज्जा को स्टडी करोगे, एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करोगे, पूरे नेशन वाइड स्टडी करोगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। गेटिंग इट? सो नाउ लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड दैट एग्जैक्टली क्या है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्लीज ओपन दिस पेज इन योर टेक्स्ट बुक, लेट अस रीड टुगेदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which analyzes the entire economy, okay. It deals with total employment। देखिए वर्ड यहाँ पे क्या यूज हुआ है वापस, टोटल। मैंने आपको बताया जब भी मैक्रो है ना तो आपको टोटल, एग्रीगेट, नेशनल ये वर्ड्स यहाँ पे यूज होंगे। टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, general price level, interest rates, inflation, trade cycles, business fluctuations, etc. Thus, macroeconomics is study of aggregates। देखिए सारा कुछ जो होता है पूरे नेशन वाइड इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट की स्टडी है, नेशनल इनकम की स्टडी है, इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, डिफ्लेशन क्यों हो रहा है, बहुत सारे जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है उसका जो स्टडी करता है, दैट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट्स का स्टडी करता है। इंडिविजुअल की स्टडी है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल इनकम क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन नेशनल इनकम बोला है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट बिकम्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन पूरा नेशन वाइड डिमांड, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ओके, चलो आगे डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।
देखिए क्या बोला है जेएल हैंसन ने, माइक्रोइकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which considers the relationship between large aggregates such as volume of employment, total savings, investment, national income, etc. तो ये जो रिलेशनशिप है between all these big factors, इनका स्टडी होता है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में. These factors are interdependent. वो कैसे है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने वाली हूँ, बट यहाँ पे आपको इस डेफिनेशन के लिए समझना है that it studies the relationship. ओके आगे हमें एक और छोटी सी डेफिनेशन दी है, लेट अस सी दैट. Professor Carl Shapiro says macroeconomics deals with functioning of the economy as a whole. ये देखिए ये अंडरलाइन कर लीजिए, functioning of the economy as a whole. पूरी इकोनॉमी एक साथ कैसे फंक्शन करती है इसका स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स. जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, अगर आप खुद कुछ ऑर्डर करते हो घर पे बैठ के, तो जब आप ऑर्डर करते हो तो आप सिर्फ खुद की इच्छा के बारे में सोचोगे. यू विल सी आपका मूड क्या है, आपको कितनी भूख लगी है, आपको क्या खाने का मन है, ये सब आप देखने वाले हो, और ऑफ कोर्स आपके पास कितने रिसोर्सेस है, कितना पॉकेट मनी है. लेकिन जब आप आपके फ्रेंड्स के साथ खाने पे जाओगे तो आप क्या देखोगे, आपके टोटल ग्रुप की क्या इच्छा है खाने की. सो टोटल ग्रुप का, टोटल एग्रीगेट का स्टडी यहाँ पे हम कर रहे हैं, राइट. सो जब एग्रीगेट की बात आ जाती है, फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर इकोनॉमी एज अ होल, तो ये हो जाएगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स. रिमेंबर द नेम, ओके. कौन से इकोनॉमिस्ट ने ये डेफिनेशन दी है हमें, प्रोफेसर कार्ल शपीरो. बिकॉज जब आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं, आंसर इन डिटेल, तब आपको मीनिंग लिखना है, मीनिंग के साथ साथ डेफिनेशन लिखनी है. व्हेनेवर इन द इकोनॉमिक्स के आंसर शीट आप डेफिनेशन लिख रहे हो, किसी को कोट कर रहे हो, तो आपको कैसे लिखना है, एज पर प्रोफेसर कार्ल शपीरो, एंड देन दीज इन्वर्टेड कॉमास आर इंपॉर्टेंट. ओके, दीज इन्वर्टेड कॉमास ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन. ओके, बिकॉज उन्होंने ये बोला है तो उनका जो कोट्स है वो आपको लिखना है. ओके, या फिर आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कार्ल शपीरो, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर इकोनॉमी और इकोनॉमी एज अ होल. गेटिंग इट. जब भी डेफिनेशन, और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है लिखना, इसलिए मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी वो छोटी वाली डेफिनेशन ही बोली थी. यहाँ पे भी इफ यू वांट यू कैन टेक दिस डेफिनेशन, बट यू हैव टू राइट डाउन डेफिनेशन इन लॉन्ग आंसर्स. गेटिंग इट. अब हम बढ़ते हैं बच्चों, दैट स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का. माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप याद आ रहा है, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी 3 थियोरी. ओके, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं 4 थियोरीज. माइक्रो इकोनॉमिक्स 3 थियोरीज थी, यहाँ पे है 4 थियोरीज. हर थियोरी को हम डिटेल में समझने वाले हैं. सबसे पहले इस चार्ट को हम देख लेते हैं. स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इंक्लूडेड है. तो सबसे पहले थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. हर एक थियोरी को हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. दिस इज द चार्ट. एंड सबसे पहले आपकी थियोरी आती है थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है किसी भी इकोनॉमी के लिए, कि कैसे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है. बिकॉज अगर एम्प्लॉयमेंट होगा लोगों के पास तो ऑब्वियसली इनकम जनरेट होगा, इजंट इट. तो ये जो थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है. आप देखिए ये चार्ट में, थियोरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन. मतलब इनकम और एम्प्लॉयमेंट के 2 हिस्से हैं, एक कंजम्पशन फंक्शन एंड एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एंड ऑल्सो थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स. अब इसका क्या मतलब है, देखिए अगर हम किसी भी कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट करते हैं, ओके, व्हेनेवर एनी पर्सन इज गेटिंग एम्प्लॉयड, तो क्या मिलता है उसे उसके बदले में, उसके सर्विसेज के बदले में मिलेगी सैलरी, राइट. वेजेस, सैलरी, जो भी आपका है, कुछ तो इनकम मिल रहा है उसे. अब ये जो इनकम है, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अब ये जो पैसा आता है घर में, हम क्या करते हैं, क्या सारा के सारा पैसा हम बाहर खर्च कर देते हैं, हम कुछ हिस्सा खर्च करते हैं और कुछ हिस्सा हम फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं, राइट. दिस हैपेंस इन आवर हाउस होल्ड. तो जो सैलरी है उसके प्राइमरीली 2 हिस्से हो जाएंगे. सबसे पहला होगा हम जो खर्चा करते हैं, जिसे हम इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोलेंगे, हम जो कंज्यूम करते हैं, ये क्या है, खर्चा है. हमारे पास जो भी सैलरी आएगी उसमें से कुछ हम हमारी जरूरतों के लिए खर्चा करेंगे और कुछ हिस्सा हम सेव करके रखेंगे. जो हमारा सेविंग्स है इसे हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट.
Why investment? Let us see. अब जो कंजम्पशन है उसका क्या होता है, हम जब भी खर्चा करते हैं बच्चों, हम मार्केट में जाके कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं जब हमारे पास पैसा होता है। तो जब हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे हमने डिमांड जनरेट कर दी कंज्यूम करके, राइट? व्हाट वी हैव डन, वी हैव जनरेटेड डिमांड। अभी हमने तो डिमांड जनरेट की, लेकिन डिमांड के साथ साथ वहां पे सप्लाई की भी तो जरूरत है। यहाँ पे when an individual goes to a particular shop and he says I want something, that means उसने डिमांड किया, लेकिन उसके पास वो पर्टिकुलर कमोडिटी चाहिए। वो कमोडिटी कैसे आएगा, when it is supplied from the particular फैक्ट्री या कोई जो इंडस्ट्री है वहां से सप्लाई भी होना जरूरी है। डिमांड के साथ साथ जब सप्लाई होगा तभी जाके हमारा फंक्शन प्रॉपर करेगा इकोनॉमी, राइट? तो अभी सप्लाई कैसे जनरेट होगा, लेट अस अंडरस्टैंड। जो इंडस्ट्रीज होते हैं बच्चों, वो कैसे चलते हैं हम देखते हैं। आपने आपके मम्मी पापा को सुना होगा कहते वक्त दैट हमने ये पर्टिकुलर कंपनी का शेयर्स खरीदा, राइट? या फिर हमने बॉन्ड्स खरीदे, राइट? ये सब आपने आपके पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा। व्हाट डू वी डू, व्हाट डू दे डू, व्हेनेवर दे सेव समथिंग, दैट सेविंग्स दे इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर कंपनीज, या फिर वो किसी बैंक में उसे एफडी के तौर पे रखते हैं, या फिर किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, राइट? इसी तरह से हमारा जो पैसा हम सेव करते हैं वो हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, इसे हम बोलते हैं वी हैव डन इन्वेस्टमेंट। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है हम क्यों करते हैं, बिकॉज जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उससे कुछ रिटर्न्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, राइट? अब ये जो शेयर्स है, हमने जो कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, ये जो कंपनी है ये इन पैसों से क्या करती है, कंपनी शेयर्स तो दे देती है इंडिविजुअल्स को, लेकिन जो पैसे हैं वो कंपनी यूज करती है फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन, फॉर स्केलिंग इट्स ऑपरेशंस। तो बहुत सारी चीजों में ये कंपनी पैसा डालने वाली है। सो ये जो पैसा है ये कहां से आता है, ये आता है इंडिविजुअल से। जब इन्वेस्टमेंट होता है तो ये जो इन्वेस्टमेंट है अगर ये बढ़ा तो अपने आप कंपनीज के पास जो पैसा है वो बढ़ जाएगा, और अगर कंपनीज के पास का पैसा बढ़ गया तो अपने आप जो प्रोडक्शन है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, गुड्स और कमोडिटीज का जो प्रोड्यूस है वो भी बढ़ जाएगा, और अगर ये बढ़ गया तो इसके वजह से सप्लाई बढ़ जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है? अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हम किसी कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं, वो कंपनी वो पैसा सप्लाई में यूज करेगी, इट इज गोइंग टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके वजह से फाइनल इंपैक्ट क्या होगा, अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो फाइनल इंपैक्ट सप्लाई पे होगा, सप्लाई जो है गुड्स और सर्विसेज का वो बढ़ेगा, और अगर हमने कंज्यूम किया तो डिमांड बढ़ेगा। और इसी तरह जब डिमांड बहुत अच्छा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि बाबा बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, राइट? तो किसी भी बिजनेस में अगर डिमांड अच्छा है तो हम बोलेंगे बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है। तो जो बिजनेस साइकिल्स है वो भी इस पे डिपेंडेंट होती है। अगर बिजनेस ग्रो करना चाहिए इसका मतलब डिमांड अच्छी चाहिए, अगर डिमांड अच्छी नहीं है तो बिजनेस हमारा संक हो जाता है, बिजनेस अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है तो हम बोलते हैं ये रिसेशन आ गया है, हम बोलते हैं दैट अच्छा नहीं चल रहा है बिजनेस। गेट इट? तो ये जो बिजनेस साइकिल्स है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है ऑन द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कहां से आया आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट हैज बीन जनरेटेड। गेटिंग इट? तो ये एक साइकिल है, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो हमारे पास इनकम आएगा, इनकम को हम डिवाइड कर देंगे बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग्स। अगर सेविंग्स अच्छी है इसका मतलब जो इंडस्ट्रीज है वहां पे पैसा जाएगा, इंडस्ट्रीज ग्रो होंगे तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन सप्लाई, और अगर इंडस्ट्रीज ग्रो होंगे तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। सो ये जो कोरिलेशन है बिटवीन ऑल दीज वेरिएबल्स, बस इसी की स्टडी को हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो है ये स्टडी करना, ये सब चीजों के साथ जगल करना, कोई भी चीज अगर ज्यादा हो गई तो इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, ये बैलेंस होना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है तो फिर नहीं चलेगा, तो क्या हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाएंगे जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। अगर बहुत ज्यादा सप्लाई है लेकिन डिमांड ही नहीं है तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया, ये रिसेशन हो गया। तो इसका मतलब डिमांड, सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ये जो सारे वेरिएबल्स है ये बराबर से बैलेंस होने चाहिए इकोनॉमी में,
और इस सब की स्टडी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पूरे नेशन वाइड वेरिएबल्स को डिटेल में स्टडी करता है और ये सारे वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। Are you all getting this? Did you understand what are we going to study? This is the scope of macroeconomics. Okay? तो यहाँ पे हमने देख लिया theory of income and employment. Let us read. Macroeconomic analysis explains which factors determine the level of national income and employment and what causes fluctuations in the level of income, output and employment. Fluctuation क्यों होगा? Demand supply change होगा, fluctuations होंगे, बहुत सारे और factors है जिसके वजह से income change होगा. National income. जब भी हम macro economics की बात करते हैं बच्चों, we are talking about the income of the nation. ओके पूरे जो हमारा नेशन है उसकी आमदनी क्या है? दैट इज नेशनल इनकम, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. Okay, to understand how the level of employment is determined, we have to study consumption function and investment function. ओके तो जैसे हमने में भी देखा कि ये जो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन फंक्शन है इसका स्टडी इज अ पार्ट ऑफ थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. Okay, theory of business cycles is also a part and parcel of theory of income and employment. मैंने यहाँ पे बताया आपको जैसे ही डिमांड बढ़ेगा ग्रोथ बढ़ेगा, राइट? डिमांड कम हो गया ग्रोथ कम हो जाएगा, तो जो बिजनेस में उतार चढ़ाव है वो भी इसी के वजह से होते हैं. थियोरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट में हम क्या देखेंगे? दो इंपॉर्टेंट थियोरीज, थियोरी ऑफ कंजम्पशन एंड थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट. और ये जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है इसके वजह से बिजनेस साइकिल्स में भी उतार चढ़ाव आते हैं, वो सब is a part of macroeconomics. So सबसे पहले income and employment. Second क्या है देखो, theory of general price level and inflation. प्राइस कैसी? जनरल. देखिए हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देखा था? इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस था लेकिन इंडिविजुअल था. यहां पे भी प्राइस है लेकिन ये अभी क्या हो गया? एग्रीगेट है. सो लेट अस रीड. Macroeconomic analysis shows how the general price level is determined and further explains what causes fluctuations. मतलब पूरा जो एग्रीगेट प्राइस है वो कैसे डिटरमिन होता है और उसमें उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, फ्लक्चुएशन क्यों आता है, कभी प्राइसेस बहुत ज्यादा है कभी बहुत कम है, ये सब क्यों होता है, इसकी स्टडी इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. आगे क्या है? स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. अगर जनरल प्राइस लेवल बहुत बढ़ गया तो हम इसे बोलेंगे अरे बाबा इन्फ्लेशन आ गया. हम बोलते हैं ना सब कुछ बहुत महंगा हो गया है, उसे हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? इन्फ्लेशन. व्हेन प्राइसेस कीप ऑन राइजिंग. और डिफ्लेशन क्या है? जब प्राइसेस कम हो रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे डिफ्लेशन. तो ये जो सारे मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है इसकी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं. जनरल प्राइस लेवल की स्टडी से हम ये स्टडी कर सकते हैं. ओके तो सबसे पहले हमने क्या देखा? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का थियोरी, उसके बाद थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, पूरा एग्रीगेट का प्राइस. नेक्स्ट क्या है देखो? थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्या लिखा है? लेट अस रीड. Macroeconomics consists of the theory of economic growth and development. It explains the causes of underdevelopment and poverty. अगर कोई भी देश डेवलप्ड नहीं है, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, वहां पे कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पॉवर्टी होता है, वहां पे जो इनकम है हाउस होल्ड का वो कम रहता है. तो ये सब क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, ये स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. और किसी भी इकोनॉमी को अगर डेवलपमेंट की ओर जाना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही उसे हेल्प करता है, बिकॉज इट इज अ स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी, इट इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट. तो ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर चाहिए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू हेल्प अस. सो थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये हमारी थर्ड थियोरी हो गई. पहले हमने देखा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद हमने देखा थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, and next is theory of growth and development, and last macro theory of distribution. अब इसका क्या मतलब होता है? let us read. Macro theory of distribution deals with the relative shares of rent, wages, interest and profit in the total national income. देखिए हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो जो हमारे ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? क्या क्या फैक्टर्स है प्रोडक्शन के? सबसे पहला लैंड,
दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल एंड लास्ट एंटरप्रेन्योर, राइट। ये हमने देखा है, ये चार हमें जरूरी है फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इन चारों के बगैर कुछ भी नहीं हो पाएगा, किसी भी तरह का आउटपुट नहीं हो पाएगा। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनका रिवॉर्ड क्या होता है, इन्हें इनकम क्या मिलता है। किसी भी लैंड के लिए हम क्या देते हैं, हम देते हैं रेंट। फैक्ट्री प्रीमाइसेस के लिए हम देते हैं रेंट। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट, राइट। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उनके रिवॉर्ड्स है। ये रिवॉर्ड्स कैसे डिसाइड होते हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा, राइट, कैसे डिसाइड होते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं दैट इन चारों का शेयर क्या है हमारे टोटल नेशनल इनकम में। तो अगर ये हमारा टोटल नेशनल इनकम है, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं अलग अलग हिस्सों में, तो यहाँ पे रेंट फॉर एग्जांपल इतना हिस्सा रेंट से आया है, ये वेजेस है, ये इंटरेस्ट है, ये प्रॉफिट है। तो ये जो टोटल हमारा नेशनल इनकम है, इसमें से कितना हिस्सा कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का है, वो हमें यहाँ पे पता चलता है। अगर हमारा टोटल नेशनल इनकम है, उसे हम अलग अलग हिस्सों में अगर डिवाइड करते हैं, व्हाट इज नेशनल इनकम, ये हम बहुत डिटेल में आगे चल के एक चैप्टर है वहां पे देखने वाले हैं, लेकिन हमें सिंपल लैंग्वेज में समझना है। तो हमारे पूरे देश का जो आमदनी है, पूरे देश का इनकम, दैट इज नेशनल इनकम। और देश बनता ही है लोगों से, राइट। तो लोगों का इनकम मिला के बन जाएगा नेशनल इनकम सिंपल लैंग्वेज में। तो ये जो लोग हैं, मतलब ये जो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनका अगर मैं ऐड कर देती हूँ और बहुत सारी चीजें ऐड करने के बाद बन जाता है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में इनका हिस्सा कितना है, रेंट कितना परसेंटेज है, इंटरेस्ट कितना परसेंटेज है, ये सब हमें स्टडी करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कितना हिस्सा है हमारे टोटल नेशनल इनकम में, ये हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो समझ में आ गया, 4 थियरीज है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फटाफट से ये चारों थियरीज को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमारे 4 थियरीज में सबसे पहली थी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट, सबसे पहली थियरी। और ये जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट है, इसे हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। क्या, थियरी ऑफ कंजम्पशन एंड थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड दिस आल्सो स्टडीज थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स। जो उतार चढ़ाव है वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से होते हैं। सेकेंड कौन सी थियरी है, सेकेंड थियरी है थियरी ऑफ जनरल प्राइस। इंडिविजुअल प्राइस है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जनरल प्राइस लेवल का जो थियोरी है दैट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आगे चल के हमें पढ़ना है थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी इकोनॉमी को अगर डेवलप होना है तो ये जो थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो हेल्प करेगी इन फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स विच लीड टू वेरियस प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी, और उन्हें कैसे सॉल्व करना है ये थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें बताती है। एंड सबसे लास्ट है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका कितना शेयर है हमारे टोटल इनकम में, ये हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड देखा था, यहाँ पे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का शेयर देख रहे हैं नेशनल इनकम में। गेटिंग इट? ये 4 बन जाता है हमारा 4 थियोरीज, दैट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छी से समझ रहा है बच्चों। अगर यहाँ तक अच्छी से समझा है बच्चों, डू हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटेल में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।